नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं धीरेन्द्र नाथ तिवारी, अर्थशास्त्र प्रवक्ता, जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो एनालिसिस में हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग प्रतिस्पर्धा सहित बाजार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में बाजार का संबंध किसी वस्तु विशेष से होता है, ना कि स्थान विशेष से, जैसा कि हम सामान्यतया अपने जीवन में पाते हैं। प्रतियोगिता के आधार पर प्रमुख रूप से बाजार को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रतियोगिता सहित बाजार और एक दूसरा है प्रतियोगिता रहित बाजार। अगर हम प्रतियोगिता सहित बाजार की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत पूर्व प्रतियोगी बाजार की संकल्पना की गई है। बाजार कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार के संबंध में अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें चार विशेषताएं पाई जाती हैं। एक तो क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, दूसरे फर्मों के आवागमन, फर्में एंट्री कर सकती हैं और एग्जिट कर सकती हैं, जब उनको हानि हो रही है वो छोड़ के जा सकती हैं, और जब लाभ हो रहा उस क्षेत्र में तो वो आ सकती हैं। इसके अलावा होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी समरूप वस्तु का वो विक्रय करती हैं। साथ ही बाजार के बारे में उनको पूरी जानकारी होती है। आज का हमारा विषय है बाजार की एक ऐसी अवस्था जिसमें इन चारों में से कोई एक विशेषता नहीं पाई जाती। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अगर कम होती है तो एकाधिकारी पाया जाएगा, अल्पाधिकारी पाया जाएगा या फिर एकाधिकारिक प्रतियोगिता पाया जाएगा। फर्मों का स्वतंत्र आवागमन अगर नहीं पाया जा रहा है तो इसका मतलब प्रतियोगिता पूर्ण नहीं हो सकती है। वस्तुएं अगर वस्तु विभेद है या कीमत विभेद की स्थिति है तो भी पूर्ण प्रतियोगिता नहीं हो सकती है। साथ ही अगर क्रेताओं तथा विक्रेताओं को फर्म के आगत, निर्गत एवं उनकी कीमत के बारे में जानकारी नहीं होती तब भी पूर्ण प्रतियोगिता नहीं है। बाजार की ऐसी अवस्थाएं जिनमें इन चारों में से कोई एक या एक से अधिक विशेषता नहीं पाई जाती वो प्रतियोगिता रहित बाजार कहलाती है। प्रतियोगिता रहित बाजार को प्रमुख रूप से एकाधिकारिक प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है, अल्पाधिकारी और द्वयाधिकारी या के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। आज की इस क्लास में हम निम्नलिखित भागों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एकाधिकारी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी के मध्य अंतर के बारे में पढ़ेंगे, मांग वक्र की प्रकृति पूर्ण प्रतियोगिता की कैसी होती है और एकाधिकारी की कैसी होती है, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, और उत्पादन बंद बिंदु किसे कहते हैं, एकाधिकारी की अप्रयुक्त छिपी हुई उत्पादन क्षमता के बारे में अध्ययन करना आज का इस चैप्टर का विषय होगा। एकाधिकारिक प्रतियोगिता के बारे में, अल्पाधिकारी के बारे में और द्वयाधिकारी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम एकाधिकारी की बात करें, सामान्य एकाधिकारी की खासियत होती है कि आप देखेंगे एक ही विक्रेता है और सभी कस्टमर्स को उसी से वस्तुएं खरीदनी है। यह वास्तव में दो विभिन्न शब्दों से मिलकर बना है, मोनो जिसे हम एकमात्र कहते हैं, पोली जिसे विक्रेता कहते हैं। यानी कि मोनोपोली से हमारा तात्पर्य एकाधिकारी एक ऐसी बाजार की अवस्था से होता है जो कि एक ही विक्रेता किसी ऐसी वस्तु का विक्रय करता है जिसकी कोई भी प्रतिस्थापन वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती, एकाधिकारी कहलाता है। अगर हम इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आपको इंडियन रेलवे दिखाई पड़ेगा, DRDO दिखाई पड़ेगा जो डिफेंस से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करता है, HAL दिखाई पड़ेगा और साथ में NPCIL दिखाई देंगे। ये सारे सरकारी एकाधिकारी के एग्जाम्पल हैं। अब प्रश्न ये होता है कि एकाधिकारी का जन्म कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्मों का जो विलय एवं मिश्रण होता है उससे एकाधिकारी का जन्म होता है। जब दो अथवा अधिक फर्में आपस में समझौता कर लेती हैं या दो पार्टनर्स, बड़े पार्टनर्स जब आपस में समझौता कर लेते हैं, दो बड़ी फर्में जब एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तब एकाधिकारी का जन्म होता है। इसके अलावा एकाधिकारी का जन्म
संवैधानिक विधि अथवा कानून द्वारा भी हो सकता है। कानून की स्थापना के साथ, जैसे इंडियन रेलवे है आपके यहाँ, ये इकलौता रेलवे को रन करने वाली संस्था है अभी तक। DRDO का संबंध डिफेंस से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करने में उसका एकाधिकार है, तो कानूनन ही है। इसके अलावा कुछ एकाधिकारी स्थैतिक भी होते हैं, जिसे हम सिचुएशनल एडवांटेजेस के रूप में देखते हैं। प्यारे प्रशिक्षुओं, यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत को काफ़ी समय तक माइका के प्रोडक्शन में एकाधिकार था, और उसका कारण था कि माइका का उत्पादन मात्र भारत में ही संभव था। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एकाधिकार का जन्म पेटेंट द्वारा, कानून द्वारा भी होता है। अब इसकी विशेषता क्या है? अगर हम विशेषता की बात करें तो सबसे पहली विशेषता इसकी एकमात्र विक्रेता है ये, और ऐसी वस्तु को बेच रहा है जिसकी प्रतिस्थापन वस्तु बाज़ार में उपलब्ध ही नहीं है। यानी कि अगर क्रेता को वस्तु चाहिए तो उसको उसी के पास आना पड़ेगा। इसके अलावा नई फर्मों का प्रवेश इसमें बिल्कुल संभव नहीं है, और साथ ही आप देखेंगे कि कीमत जो है वस्तु की मांग की लोच पर निर्भर करती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे विक्रेता वो एकमात्र विक्रेता है, और वो एंजॉय कर रहा है एक ऐसी स्थिति को कि कोई और नई फर्म उसमें एंट्री नहीं कर सकती। साथ ही उसको ये पता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत वस्तु की उपलब्धता कहीं और किसी और विक्रेता के पास नहीं है। तो ऐसी अवस्था को हम एकाधिकार कहते हैं। साथ ही एकाधिकारी की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे इसमें कीमत विभेद पाया जाता है। प्यारे बच्चों, एकाधिकारी क्योंकि एकमात्र विक्रेता है, इसलिए वो अलग अलग कंज्यूमर से, अलग अलग उपभोक्ताओं से उनकी क्षमता के आधार पर, मांग की लोच के या इंटेंसिटी के आधार पर, तीव्रता के आधार पर वो अलग अलग कीमत वसूल सकता है। अगर किसी गांव में एक ही डॉक्टर है तो आप देखेंगे कि समान बीमारी, समान बुखार के लिए अलग अलग कीमत पे वो अमीर और गरीब से विभेद करके उसका इलाज कर सकता है। इसके अलावा एकाधिकारी में दीर्घकाल में असामान्य लाभ की स्थिति पाई जाती है। यहाँ पे क्योंकि अगर फर्म कोई एंट्री कर नहीं सकती, अगर उसे अल्पकाल में असामान्य लाभ मिल रहा है तो यही असामान्य लाभ दीर्घकाल में जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त एकाधिकारी में की खासियत है, यहाँ पे विक्रय लागतों की बहुत ज़्यादा तीव्रता, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। बस वस्तु के बारे में जानकारी देने के लिए ही उसको इसकी आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन के साधनों के आवागमन इसमें संभव नहीं, क्योंकि एक ही विक्रेता है, तो नेचुरल है अगर किसी को रोज़गार चाहिए, किसी भी उत्पादन के साधन को रोज़गार चाहिए तो उसी के पास ही जाके काम करना पड़ेगा। क्या एकाधिकारी उपभोक्ताओं की अनदेखी कर सकता है? क्या एकाधिकारी इच्छानुसार अपनी वस्तु की कीमत को वास्तव में निर्धारित कर सकता है? देखा जाए तो इसका उत्तर एक बहुत बड़े नहीं के रूप में होगा। कारण, अगर वो अपनी वस्तु की कीमत को स्वेच्छापूर्वक ज़्यादा निर्धारित कर देता है तो ऐसा हो सकता है कि उसको हानि का सामना करना पड़े। ये डिपेंड करेगा उसकी मांग की लोच कैसी है। अगर हम देखें, सबसे पहले अगर वो गैर ज़रूरी वस्तु की ऊंची कीमत निर्धारित करेगा तो उसे हानि होगी, उसको हानि से कोई नहीं बचा सकता है। साथ ही अगर उसको नए कस्टमर्स को आकर्षित करने की आवश्यकता है, अगर वो चाहता है कि उसका साइज़ ऑफ मार्केट अगर बढ़े, बाज़ार का आकार बढ़े, नए कस्टमर्स उसकी वस्तु को खरीदें, तो ऐसी स्थिति में उसको अपनी वस्तु की कीमत को उचित मात्रा में ही निर्धारित करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि उसको वर्तमान क्रेताओं को आकर्षित करना है कि वो और अधिक खरीदें, तो मांग के नियम के विपरीत वो नहीं जा सकता। मांग के नियम को, मांग की लोच को ध्यान में रखते हुए, वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही उसको अपनी कीमत का निर्धारण करना है। तो यह तो निश्चित है कि हालांकि एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारित करता है, ऐसा कहा जाता है, परंतु कीमत को निर्धारित करते समय उसे वस्तु की मांग की लोच अथवा वस्तु की प्रकृति पर ध्यान देना होगा, तभी वो कीमत को वसूलने में सफल होगा। मांग वक्र कैसा होगा? प्यारे बच्चों,
अगर हम मांग वक्र की बात करें तो ये देखिए, इसके अंदर हम देखेंगे कि मांग का नियम लागू है। मांग का नियम क्या कहता है कि अगर कीमत बढ़ती है किसी वस्तु की तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर कीमत कम होती है किसी वस्तु की तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि डिमांड कर्व जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। ऐसी स्थिति में इसका ये मांग वक्र जो है औसत आगम वक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम ये देखते हैं, यहाँ पे प्राइस जो है 10, 9, 8 होती है तो उसकी कंज्यूमर द्वारा उसकी वस्तु की मांग में वृद्धि की जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कीमत के कम होने से वस्तु की मांग बढ़ रही है, और जब हमें TR निकालना है तो TR आप प्राइस इंटू क्वांटिटी को, आप अगर प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको TR आ जाएगा। यहाँ 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 1 9 आ गया, 8 को 2 से गुना किया तो आपका 16 आ गया। तो जहाँ तक AR की बात है, अगर हम AR इज इक्वल टू क्या होगा आपका, TR को अगर हम Q से डिवाइड कर दें या P से डिवाइड कर दें तो आपको AR आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपका TR आपका 0 है और प्राइस आपका 0 है। 0 को अगर हम इस 10 से डिवाइड करते तो आंसर 0 आता है। इसी तरह 9 को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमारा AR 9 आता है, और 16 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा AR 8 आता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि AR इज इक्वल टू TR/Q। और साथ ही अगर हम MR निकालना चाहें तो MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1th कमोडिटी। मतलब MR की अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो कुल आगम में हुई वह शुद्ध वृद्धि है जो कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को विक्रय करने के पश्चात प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि AR और MR दोनों ही डाउन हो रहे हैं। अब क्या रिलेशन है इसमें, ये भी हमें देखना होगा। देखिए AR 9, 8, 7, 6, 5 1 से कम हो रहा है, जबकि आप MR देखेंगे 9, 7, 5, 3, 1 ये 2 से कम हो रहा है। स्लोप ऑफ MR कर्व इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ AR कर्व। इसका क्या मतलब है कि सीमांत आगम वक्र की जो ढाल है वो औसत आगम वक्र की ढाल का दुगना होती है। अब मांग के नियम के लागू होने के कारण ये बाएं से दाएं कर्व इसका डिमांड कर्व है, और इसका बिल्कुल हाफ, क्योंकि इसकी स्लोप डबल है, बिल्कुल हाफ से होते हुए ये MR कर्व निकलेगा। MR की एक और खासियत है कि MR जो है एक स्थिति के बाद ऋणात्मक भी हो जाता है, जो कि सामान्य सी प्रक्रिया है। एकाधिकारी द्वारा अल्पकाल में कीमत तथा उत्पादन की मात्रा का निर्धारण। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र में जो एकाधिकारी है वो अल्पकाल में असामान्य लाभ प्राप्त कर सकता है, सामान्य लाभ प्राप्त कर सकता है, या उसे हानि भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा उसकी मांग की लोच कैसी है और उसकी लागत का स्तर कैसा है। तो संतुलन बिंदु आपको बताया गया है कि MR MC के इक्वल होना चाहिए, और साथ ही दूसरी बात है कि आफ्टर द अबो पॉइंट, उस बिंदु के बाद MC जो है आपका ज़्यादा हो जाना चाहिए MR के। यानी कि संतुलन बिंदु वह बिंदु होगा जहां MC MR को नीचे से काटती है। अब यहाँ इस डायग्राम नंबर 1 में हम देखते हैं कि ये संतुलन बिंदु है जहां MR वक्र MC वक्र को 0 नीचे से काट रहा है, और इतना प्रोडक्शन ये इतना बेच रहा है, और इसके आधार पर ये संतुलित कीमत है, ये लागत है। तो औसत लागत यहाँ से यहाँ तक है और औसत आगम यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब ये जो ग्रीन का पार्ट का हिस्सा है ये असामान्य लाभ को दिखा रहा है, ये यहाँ फर्म को असामान्य लाभ मिल रहा है। अगर संतुलन बिंदु से हम परपेंडिकुलर जो लंब ड्रॉ कर रहे हैं उसके आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस और औसत लागत दोनों इस बिंदु पर समान है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं फर्म का AC बराबर होता है AR के, यानी कि अगर हम AC को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें और AR को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हम देखेंगे TC बराबर हो गया है TR के। तो ऐसा बिंदु जहाँ पर TC TR के बराबर हो गया है वह बिंदु सामान्य लाभ का बिंदु कहलाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं कि इस एकाधिकारी को अल्पकाल में हानि हो रही है। हानि क्यों हो रही है? क्योंकि ये संतुलन बिंदु है और असंतुलन बिंदु पे कीमत इसकी इतनी है और औसत लागत इतनी है। तो यहाँ हम देखते हैं क्लियरली
कि औसत लागत जो है ज़्यादा है औसत आगम से। अगर हम औसत लागत को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें और औसत आगम को भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हम देखते हैं यहाँ पे TC ज़्यादा हो गया TR से। अब TR अगर ज़्यादा है तो इस फर्म को लॉस हो गया है। अर्थशास्त्र में इस लॉस को हम असामान्य हानि की स्थिति कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार असामान्य लाभ भी मिल सकता है और सामान्य लाभ भी मिल सकता है और उसे हानि भी हो सकती है। आइए देखते हैं दीर्घकाल में उसको क्या होने वाला है। अगर हम दीर्घकालीन संतुलन की बात करते हैं तो वो एकाधिकारी है। अगर अल्पकाल में उसको असामान्य लाभ हो रहा है तो कोई नई फर्म प्रवेश नहीं कर पाएगी, तो ऐसी स्थिति में उसका लाभ लगातार जारी रहेगा। आप देखिए, ये आपका लॉन्ग रन सीमांत लागत वक्र है, ये लॉन्ग रन औसत लागत वक्र है, ये आपका लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये लॉन्ग रन सीमांत रेवेन्यू कर्व है। यहाँ पे संतुलन हम देखते हैं ई बिंदु पर है और इस पे फर्म OQ0 बेच रही है और उसकी ये कीमत है और इसकी लागत। तो दीर्घकाल में एकाधिकारी को असामान्य लाभ ही प्राप्त होगा क्योंकि प्रवेश की संभावना शून्य है। अगर प्रवेश किसी नई फर्म का हो जाता है तो इसका मतलब एकाधिकारी समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अल्पकाल में एकाधिकारी को लाभ, हानि और सामान्य लाभ तीनों हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में उसको असामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। आज की इस वीडियो में हमने एकाधिकारी के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा एकाधिकारी का अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन कैसे होता है। साथ ही आपने जाना अल्पकाल में एकाधिकारी को असामान्य लाभ मिल सकता है, सामान्य लाभ मिल सकता है और हानि भी हो सकती है। यह उसकी मांग की लोच पर निर्भर करेगा। यह निर्भर करेगा कि जो वस्तु को बेच रहा है उसकी प्रकृति क्या है और साथ ही उसकी लागत का ढांचा कैसा है। औसत और सीमांत लागत भी उसके लाभ को निर्धारित करते हैं। जहाँ तक दीर्घकाल की बात है तो फर्मों का प्रवेश असंभव होने के कारण यदि अल्पकाल में उसे असामान्य लाभ मिल रहा है तो ये लाभ लगातार जारी रहेगा और हानि तथा सामान्य लाभ की स्थिति में वो स्वयं बाजार को छोड़कर चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।